नमस्कार शिक्षकों। क्या आप जानते हैं कि सीटीईटी और आगामी जेटीईटी परीक्षा में मौर्य प्रशासन से समाहर्ता, सीता भूमि और अशोक के धम्म जैसे भारी भरकम शब्दों से हर बार सवाल क्यों पूछे जाते हैं? और क्यों अक्सर स्टूडेंट्स इन आसान से नंबरों को गलत करके आ जाते हैं? चाहे आप पेपर 1 दे रहे हों या पेपर 2 सोशल साइंस, एनसीईआरटी और जेसीईआरटी के सिलेबस में प्रारंभिक राज्य और पहला साम्राज्य एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि हम इतिहास को रटने की कोशिश करते हैं, समझने की नहीं। लेकिन आज की इस स्पेशल क्लास में हम रटेंगे बिल्कुल नहीं। आज हम मौर्य प्रशासन और सम्राट अशोक के पूरे कॉन्सेप्ट को केवल 10 मिनट में एक कहानी की तरह समझेंगे और क्लास के अंत में 15 सबसे महत्वपूर्ण पेडागोजी और फैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो अगर आप भी इस बार जेटीईटी या सीटीईटी को एक ही बार में क्रैक करके सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, तो अपनी नोटबुक निकाल लीजिए। स्वागत है आप सभी का मास्टर क्लास जेएच पर। चलिए आज की धमाकेदार क्लास को शुरू करते हैं। 3 प्रारंभिक राज्य, प्रथम साम्राज्य, मौर्य प्रशासन, सम्राट अशोक। मगध जनपद का उत्कर्ष। एक मगध के उत्कर्ष के मुख्य कारण, की रीजंस फॉर राइज। भौगोलिक स्थिति, मगध की दोनों राजधानियां सुरक्षित थी। राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरी थी, प्राकृतिक किला और पाटलिपुत्र गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर थी, जलदुर्ग। लोहे के विशाल भंडार, मगध के पास वर्तमान झारखंड और दक्षिण बिहार में लोहे की खदानें थीं। इससे उच्च कोटि के हथियार और कृषि उपकरण बनाना आसान हुआ। सैन्य शक्ति में हाथियों का प्रयोग। मगध पहला राज्य था जिसने युद्ध में बड़े पैमाने पर जंगली हाथियों का प्रयोग किया, जिससे दुश्मनों के किले तोड़ना आसान हुआ। उर्वर भूमि, गंगा के मैदान में स्थित होने के कारण यहाँ की भूमि बेहद उपजाऊ थी। इससे राजा को भरपूर टैक्स, कर मिला, जिससे बड़ी सेना रखना संभव हुआ। महत्वाकांक्षी शासक बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे योग्य शासकों ने कूटनीति और युद्ध नीति से साम्राज्य का विस्तार किया। मगध के प्रारंभिक राजवंश। 1. बृहद्रथ वंश। पौराणिक काल यह मगध का सबसे प्राचीन और पहला राजवंश माना जाता है, जिसका उल्लेख महाभारत और पुराणों में मिलता है। संस्थापक बृहद्रथ, वसु के पुत्र। सबसे प्रसिद्ध राजा जरासंध, बृहद्रथ का पुत्र। महाभारत के अनुसार भीम ने कृष्ण की सहायता से मल्ल युद्ध में जरासंध का वध किया था। राजधानी गिरिव्रज, राजगृह। अंतिम शासक रिपुंजय, जिसकी हत्या उसके मंत्री पुलिक ने कर दी थी। 2. हर्यक वंश, 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। यह मगध का पहला ऐतिहासिक वंश था। इस वंश के राजाओं ने विस्तारवादी नीति अपनाई। बिंबिसार, 544 से 492 ईसा पूर्व, इन्हें मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन ग्रंथों में इन्हें श्रेनिक कहा गया है। कूटनीति, इन्होंने साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया। इन्होंने 3 विवाह किए, महाकौशला, कौशलराज की पुत्री, चेलना, वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी और क्षेमा, मद्र देश की राजकुमारी। युद्ध नीति, इन्होंने अंग देश के राजा ब्रह्मदत्त को हराकर अंग को मगध में मिलाया। विशेष तथ्य, ये महात्मा बुद्ध के समकालीन और मित्र थे। इन्होंने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती के राजा प्रद्योत के इलाज के लिए भेजा था। अजातशत्रु, 492 से 460 ईसा पूर्व। इन्हें कुणिक भी कहा जाता है। इन्होंने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी हासिल की थी। साम्राज्य विस्तार, इन्होंने काशी और वज्जी संघ, वैशाली को कड़े और लंबे संघर्ष 16 वर्ष के बाद हराया। युद्ध तकनीक, वैशाली के खिलाफ युद्ध में इन्होंने 2 नए हथियारों का प्रयोग किया, रथमूसल, गदा लगा हुआ रथ और महाशिलाकंटक, पत्थर फेंकने वाली मशीन।
विशेष तथ्य, इनके शासनकाल के 8वें वर्ष में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। इन्होंने राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व का आयोजन करवाया। उदाइन 460 से 444 ईसा पूर्व इन्होंने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र, कुसुमपुर नगर की स्थापना की और मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह जैन धर्म के अनुयायी थे। 3 शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को जनता ने पद से हटा दिया और शिशुनाग को राजा चुना। शिशुनाग 412 से 394 ईसा पूर्व। इन्होंने मगध के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी अवंती, उज्जैनी राज्य को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। इन्होंने पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को मगध की दूसरी राजधानी बनाया। कालाशोक 394 से 366 ईसा पूर्व। इन्हें पुराणों में काकवर्ण, कौए जैसा काला कहा गया है। इन्होंने राजधानी को स्थायी रूप से पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। विशेष तथ्य, इनके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व का आयोजन हुआ। 4 नंदवंश, नंदा डायनास्टी 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। यह भारत का पहला गैर क्षत्रिय नाई जाति का राजवंश था। इन्होंने मगध को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। महापद्मनंद संस्थापक इन्हें उग्रसेन, विशाल सेना का स्वामी, सर्वक्षत्रांतक, क्षत्रियों का नाश करने वाला और एकराट, एकमात्र राजा जैसी उपाधियां दी गईं। इन्होंने कलिंग, ओडिशा पर विजय प्राप्त की और वहां से जैन तीर्थंकर शीतलनाथ जीन की मूर्ति उठाकर मगध ले आए। इसका उल्लेख कलिंग के राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। धनानंद अंतिम शासक। यह बहुत लालची और क्रूर शासक था जिसने जनता पर भारी कर लगाए थे। ग्रीक लेखकों ने इसे अग्रमीज कहा है। सिकंदर का आक्रमण 326 ईसा पूर्व। धनानंद के समय में ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। धनानंद की विशाल सेना के डर से सिकंदर के सैनिकों ने व्यास नदी पार करने से मना कर दिया था। पतन, धनानंद ने अपने दरबार में विद्वान चाणक्य, कौटिल्य का अपमान किया था। चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से धनानंद की हत्या करवाई और मौर्य वंश की स्थापना की। 5 मौर्य वंश के प्रमुख शासक का चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। संस्थापक। साम्राज्य की स्थापना अपने गुरु चाणक्य, विष्णुगुप्त की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को हराकर 322 ईसा पूर्व में मगध के राजा बने। यूनानी युद्ध 305 ईसा पूर्व। इन्होंने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराया। संधि के तहत निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त से किया और दहेज में काबुल, कंधार, हेरात और मकरान का क्षेत्र, वर्तमान अफगानिस्तान और पाकिस्तान दिया। उपाधियां, यूनानी लेखकों ने इन्हें सैंड्रोकोट्स, सैंड्रोकोटस और इंड्रोकोट्स कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की। धार्मिक जीवन और मृत्यु। जीवन के अंतिम दिनों में इन्होंने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए। वहां 298 ईसा पूर्व में सलेखना पद्धति, उपवास द्वारा प्राण त्यागना से अपने प्राण त्यागे। खा बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। उपाधियां। इन्हें यूनानी लेखकों द्वारा अमित्रघात, शत्रुओं का नाश करने वाला कहा गया। वायु पुराण में इन्हें मद्रसार और जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। साम्राज्य विस्तार। इन्होंने चंद्रगुप्त के जीते हुए साम्राज्य को सुरक्षित रखा और दक्षिण भारत की ओर थोड़ा विस्तार किया। विदेशी संबंध। इनके दरबार में सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। बिंदुसार ने एंटियोकस से 3 चीजें मांगी थीं: मीठी मदिरा,
सूखी अंजीर और एक दार्शनिक। यूनानी राजा ने दार्शनिक भेजने से मना कर दिया था क्योंकि कानूनन इसकी अनुमति नहीं थी। धार्मिक झुकाव, यह आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। सम्राट अशोक 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व, महानतम शासक। राज्याभिषेक, बिंदुसार की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार की युद्ध। कहा जाता है कि उन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या की के कारण इनका वास्तविक राज्याभिषेक 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में हुआ। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग, ओडिशा पर आक्रमण किया। इस युद्ध में 1 लाख से अधिक लोग मारे गए। इस भयानक नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। धम्म की नीति। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष युद्ध नीति को त्याग कर धम्म घोष सांस्कृतिक शांति की नीति अपनाई। उन्होंने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। बौद्ध धर्म का प्रचार। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। इनके समय में ही पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता मोग्गलिपुत्र तिस्स ने की थी। अभिलेखों का प्रचलन। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सबसे पहले अशोक ने शुरू किया। इनके अभिलेखों को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ये अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्ठी, आरमाइक और ग्रीक लिपियों में लिखे गए थे। याद रखने की शॉर्ट ट्रिक। राजवंशों का सही क्रम याद रखने की प्रसिद्ध ट्रिक। हसीन माशूकासा। हर्यक वंश। सी शिशुनाग वंशन नंद वंश। मां मौर्य वंश। शुशुंग वंश मौर्यों के ठीक बाद आया। का कण्व वंश। सा सातवाहन वंश। एक साहित्यिक स्रोत। लिटरेरी सोर्सेज। साहित्यों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, देशी साहित्य, भारतीय और विदेशी विवरण। का कौटिल्य का अर्थशास्त्र लेखक। चाणक्य, विष्णुगुप्त बटा कौटिल्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और गुरु थे। विषय वस्तु। नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन यह मूल रूप से राजनीति, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और कूटनीति पर आधारित ग्रंथ है। संरचना। यह पुस्तक 15 अधिकरणों, चैप्टर्स और 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसकी तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है। मुख्य जानकारी। इसमें मौर्यकालीन कर, टैक्स प्रणाली, गुप्तचर व्यवस्था और राज्य के सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र का विस्तृत वर्णन मिलता है। मेगास्थनीज की इंडिका लेखक। मेगास्थनीज यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मुख्य जानकारी। मूल पुस्तक अब खो चुकी है, लेकिन बाद के यूनानी लेख को स्ट्रैबो, एरियन, प्लूटार्क के उद्धरणों में इसके अंश मिलते हैं। नगर प्रशासन। इसमें पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन को चलाने वाली 6 समितियों, 30 सदस्यों का मंडल का वर्णन है। सामाजिक स्थिति। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों, दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद में विभाजित बताया है। उसने लिखा कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, जो कि भारतीय समाज की उसकी अपनी समझ की सीमा थी। विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस लेखक। विशाखदत्त। यह गुप्त काल में लिखा गया एक ऐतिहासिक नाटक है। मुख्य जानकारी। इस नाटक से पता चलता है कि चाणक्य ने अपनी कूटनीति और चालों से नंद वंश के राजा धनानंद का नाश कैसे किया और चंद्रगुप्त को गद्दी पर कैसे बैठाया। इसमें चंद्रगुप्त के लिए वृषल, निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया है। बौद्ध और जैन ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ, दीपवंश और महावंश। श्रीलंका के इन बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि सम्राट अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। दिव्यावदान से अशोक के उत्तराधिकारियों और उसके बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव की जानकारी मिलती है।
जैन ग्रंथ परिशिष्ट परवन हेमचंद्र द्वारा रचित इस ग्रंथ से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था और अकाल के समय भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला, कर्नाटक, चले गए थे। 2 पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। यह स्रोत सबसे अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं क्योंकि इनमें समय के साथ बदलाव या मिलावट संभव नहीं थी। का सम्राट अशोक के अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस। अशोक भारत का पहला ऐसा राजा था जिसने अपनी प्रजा को संबोधित करने के लिए पत्थरों और स्तंभों पर संदेश खुदवाए। इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। शिलालेख, ये 14 विभिन्न राजाज्ञाओं का समूह है जो 8 अलग अलग स्थानों से मिले हैं। 13वां शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के नरसंहार और अशोक के हृदय परिवर्तन का वर्णन है। 5वां शिलालेख, इसमें समाज में धर्म की देखरेख के लिए धम्म महामात्रों नामक अधिकारियों की नियुक्ति का उल्लेख है। स्तंभलेख, ये बलुआ पत्थर के एकल पत्थरों से बने ऊंचे खंभे हैं। इन पर अशोक के धम्म संदेश लिखे हैं, जैसे सारनाथ का सिंह स्तंभ जिससे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। गुहालेख, बिहार के गया में बराबर की पहाड़ियों में आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के रहने के लिए बनाई गई गुफाओं की दीवारों पर खुदे लेख। लिपि और खोज से जुड़े परीक्षा उपयोगी तथ्य। अशोक के अभिलेख मुख्य रूप से ब्राह्मी, खरोष्ठी, आर्माइक और ग्रीक लिपियों में हैं। भारत में मिले अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी है जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। इन अभिलेखों को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता हासिल की थी। अशोक के अभिलेखों में उसका नाम आमतौर पर देवानाम्पिय पियत्सी, देवताओं का प्रिय, देखने में सुंदर, मिलता है। केवल मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उडेगोलम अभिलेखों में उसका वास्तविक नाम अशोक मिलता है। खा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख 150 ईस्वी। यद्यपि यह अभिलेख मौर्य काल के बहुत बाद का शक राजा रुद्रदामन का है और संस्कृत भाषा का पहला बड़ा अभिलेख है, लेकिन यह मौर्य इतिहास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। महत्व इससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। बाद में सम्राट अशोक के राज्यपाल तुषास्प ने इसमें से नहरें निकलवाई थी। यह अभिलेख इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में गुजरात तक था। गा पुरातात्विक अवशेष और मुद्राएं। कुम्हरार, पटना के अवशेष। पाटलिपुत्र, पटना के कुम्हरार नामक स्थान से मौर्यकालीन लकड़ी के विशाल राजप्रसाद, महल के स्तंभ और भग्नावशेष मिले हैं। इसके वैभव को देखकर यूनानी लेखकों ने कहा था कि यह मानव निर्मित नहीं बल्कि देवताओं द्वारा बनाया गया महल लगता है। आहत सिक्के मौर्य काल की राजकीय मुद्रा पण थी जो चांदी का सिक्का होती थी। इन सिक्कों पर किसी राजा का नाम या वर्ष नहीं होता था, बल्कि मयूर, मोर, पर्वत और अर्धचंद्र जैसे चिन्ह थप्पे मारकर बनाए जाते थे। इन सिक्कों की शुद्धता और मात्रा से मौर्य साम्राज्य के आर्थिक उतार चढ़ाव का पता चलता है। एक केंद्रीय प्रशासन। मौर्य साम्राज्य की सत्ता का केंद्र पाटलिपुत्र था, जहां से संपूर्ण साम्राज्य नियंत्रित होता था। राजा, द किंग राजा कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका का सर्वोच्च प्रधान होता था। चाणक्य के अनुसार राजा को निरंकुश नहीं बल्कि लोक कल्याणकारी होना चाहिए। अशोक ने अपने शिलालेखों में कहा है, सारी प्रजा मेरी संतान है। मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स राजा को सलाह देने के लिए एक उच्चस्तरीय मंत्रिपरिषद होती थी। मंत्रियों का चुनाव योग्यता के आधार पर एक परीक्षण के बाद होता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। तीर्थ थरथास सर्वोच्च अधिकारी अर्थशास्त्र में केंद्रीय प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 18 सर्वोच्च अधिकारियों का उल्लेख है, जिन्हें तीर्थ या महामात्र कहा जाता था। प्रमुख तीर्थ इस प्रकार हैं: मंत्री बटा पुरोहित, प्रधानमंत्री और मुख्य धार्मिक अधिकारी।
सेनापति, सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। सन्नाधाता, राजकीय कोषाध्यक्ष, चीफ ट्रेजरी ऑफिसर। समाहर्ता, राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, चीफ टैक्स कलेक्टर। व्यावहारिक, नगर का मुख्य न्यायाधीश। 2 चाणक्य का सप्तांग सिद्धांत, 7 लिम्ब्स ऑफ स्टेट। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए मानव शरीर की तरह 7 अंगों, सप्तांग, की परिकल्पना की थी। स्वामी, राजा राज्य का सिर, सर्वोच्च। अमात्य, मंत्री अधिकारी राज्य की आंखें। जनपद, भूमि और जनसंख्या राज्य की जंघाएं, पैर। दुर्ग, किला राज्य की भुजाएं, सुरक्षा के लिए। कोष, धन खजाना राज्य का मुख्य, आर्थिक मजबूती। दंड, सेना बल राज्य का मस्तिष्क। मित्र, राज्य के कान, विपत्ति में सहायता के लिए। 3 प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन, प्रोविंशियल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। इतने विशाल साम्राज्य को केवल एक केंद्र से चलाना असंभव था, इसलिए इसे विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया था। प्रांत, चक्र साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था, जिनकी संख्या अशोक के समय 5 थी। प्रांतों का शासन राज परिवार के व्यक्तियों, राजकुमारों द्वारा चलाया जाता था, जिन्हें कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था। आहार या विषय, डिस्ट्रिक्ट प्रांत आगे जिलों में बंटे थे, जिन्हें आहार या विषय कहा जाता था। इसका प्रधान अधिकारी स्थानिक या प्रादेशिक होता था। ग्राम, विलेज, सबसे छोटी इकाई प्रशासन की सबसे निचली इकाई गांव थी। ग्राम के प्रधान को ग्रामिक कहा जाता था, जिसकी सहायता के लिए गोप, 10 गांवों का हिसाब रखने वाला अधिकारी होता था। 4 नगर प्रशासन, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का अद्भुत वर्णन मिलता है। नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। यह मंडल 6 समितियों, कमिटीज में विभाजित था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। प्रथम समिति, औद्योगिक कलाओं और कारीगरों का निरीक्षण। द्वितीय समिति, विदेशियों की देखरेख और उनकी सुरक्षा। तृतीय समिति, जन्म और मरण का लेखा जोखा रखना, भारत का पहला जनसंख्या रिकॉर्ड। चतुर्थ समिति, व्यापार और वाणिज्य का नियमन। पंचम समिति, निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण। षष्ठ समिति, बिक्री कर, टैक्स वसूलना, कर चोरी करने वाले को मृत्युदंड तक दिया जाता था। 5 सैन्य व्यवस्था और गुप्तचर प्रणाली, मिलिट्री स्पाई सिस्टम। विशाल सेना, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी और 8,000 रथों की एक अजेय सेना थी। सैन्य समिति, नगर प्रशासन की तरह सैन्य विभाग भी 30 सदस्यों के एक मंडल द्वारा संचालित होता था, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों, पैदल, अश्वरोही, हस्ती, रथ, नौसेना और यातायात रसद में बंटा था। गुप्तचर व्यवस्था, एस्पिनेज मौर्य प्रशासन की रीढ़ उसकी खुफिया एजेंसी थी। गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा गया है। इसके 2 भाग थे। संस्था, एक ही स्थान पर टिककर काम करने वाले गुप्तचर। संचारा, घूम घूम कर भेष बदलकर खुफिया जानकारी जुटाने वाले गुप्तचर, इसमें महिलाएं और विषकन्याएं भी शामिल थीं। 6 राजस्व और न्याय प्रशासन, रेवेन्यू जुडिशियल सिस्टम। राजस्व, टैक्स सिस्टम मौर्य काल की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। राजकीय भूमि से होने वाली आय को सीता कहा जाता था। आमतौर पर किसानों से उपज का 1/6 भाग से सवा भाग तक कर भाग के रूप में लिया जाता था। मौर्य काल की राजकीय मुद्रा पण, चांदी का सिक्का थी। न्याय व्यवस्था, राजा सर्वोच्च न्यायाधीश था। निचले स्तर पर 2 प्रकार के न्यायालय, कोर्ट्स, होते थे। धर्मस्थीय, सिविल कोर्ट दीवानी अदालत, जहां जमीन जायदाद, विवाह और चोरी के मामलों की सुनवाई होती थी। कंटकशोधन, क्रिमिनल कोर्ट फौजदारी अदालत,
जहां राज्य और नागरिकों के बीच के विवादों, हत्या और देशद्रोह के मामलों का निपटारा होता था। मौर्यकालीन सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था। मौर्य साम्राज्य 321 से 185 ईसा पूर्व न केवल अपने राजनीतिक एकीकरण के लिए जाना जाता है, बल्कि इसकी सामाजिक और आर्थिक संरचना भी अत्यंत सुदृढ़ और व्यवस्थित थी। यह काल भारतीय इतिहास में केंद्रीयकृत प्रशासन और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के विकास का महत्वपूर्ण चरण था। सामाजिक व्यवस्था, सोशल स्ट्रक्चर। मौर्य समाज मुख्य रूप से वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, लेकिन इसमें लचीलापन और जटिलता दोनों मौजूद थे। वर्ण व्यवस्था। समाज 4 प्रमुख वर्णों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, में विभाजित था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज के इंडिका से पता चलता है कि वर्णों के कर्तव्य स्पष्ट रूप से परिभाषित थे। मेगस्थनीज का वर्गीकरण। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था: दार्शनिक, किसान, ग्वाले शिकारी, कारीगर व्यापारी, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था, न कि जन्म पर। स्त्रियों की स्थिति। महिलाओं की स्थिति में मिश्रित रुझान थे। उन्हें शिक्षा का अधिकार था और वे प्रशासन व गुप्तचर व्यवस्था में भाग ले सकती थीं। हालांकि सती प्रथा के कुछ उदाहरण मिलते हैं, लेकिन यह व्यापक नहीं थी। पुनर्विवाह और नियोग प्रथा। संतान प्राप्ति के लिए की अनुमति थी। दास प्रथा। कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है, लेकिन वे यूनानी दास प्रथा से अलग थे। दासों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाता था और उन्हें संपत्ति रखने और स्वतंत्रता खरीदने का अधिकार था। मेगस्थनीज ने तो यहां तक लिखा कि भारत में दास प्रथा थी ही नहीं, जो संभवतः भारतीय दासों की बेहतर स्थिति के कारण था। आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। मौर्य अर्थव्यवस्था राज्य द्वारा नियंत्रित और कृषि प्रधान थी। राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर और व्यापार था। कृषि और भू राजस्व। अर्थव्यवस्था का आधार कृषि थी। राज्य ने सिंचाई की व्यवस्था की, जैसे सुदर्शन झील का निर्माण। किसानों से उपज का छठा हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। इसके अलावा बलि, धार्मिक उपकर और कर, अतिरिक्त कर भी लिए जाते थे। सीता भूमि, राजकीय भूमि से होने वाली आय राज्य के लिए महत्वपूर्ण थी। व्यापार और वाणिज्य। आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों उन्नत थे। तो शिक्षकों, अभी जो हमने सीता भूमि और समाहर्ता का कॉन्सेप्ट समझा, इसे अपनी कॉपी में इम्पोर्टेंट स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि CTET और JTET में सीधे परिभाषा नहीं पूछता। वहां सिचुएशन बेस्ड सवाल आता है कि यदि मौर्य काल में एक किसान को अपनी भूमि का टैक्स देना है, तो वह किस अधिकारी के पास जाएगा? क्या आपको यह समझ आया? अगर समझ आया तो चैट बॉक्स में तुरंत क्लियर लिखिए। प्रमुख व्यापारिक मार्ग उत्तरापथ, तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक और दक्षिणापथ थे। विदेशी व्यापार रोम, सीरिया, मिस्र और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ होता था। निर्यात में मसाले, मोती, हाथी दांत और मलमल शामिल थे। व्यापार को विनियमित करने के लिए पणाध्यक्ष, व्यापार अधीक्षक और संस्थाध्यक्ष, बाजार अधीक्षक जैसे अधिकारी होते थे। मुद्रा प्रणाली। लेन देन के लिए धातु के सिक्कों का व्यापक प्रयोग होता था। चांदी के पड़, पाना सबसे प्रचलित मुद्रा थी। इसके अलावा सोने, सुवर्ण, तांबे, माशक और चांदी, कारशापण के सिक्के भी चलते थे। राज्य मुद्रा जारी करने पर कड़ा नियंत्रण रखता था और लक्षणाध्यक्ष, टकसाल प्रमुख, सिक्कों की शुद्धता सुनिश्चित करता था। उद्योग और शिल्प। वस्त्र उद्योग, विशेषकर सूती और रेशमी, प्रमुख था। काशी, बंग, बंगाल और मदुरा वस्त्र उत्पादन के केंद्र थे। खनन और धातुकर्म पर राज्य का एक अधिकार था, जिसकी देखरेख आक्राध्यक्ष करता था। निष्कर्ष, मौर्य काल की व्यवस्था एक शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता द्वारा संचालित थी, जो प्रजा के कल्याणकारी राज्य और आर्थिक समृद्धि पर केंद्रित थी।
सामाजिक स्तर पर कठोरता के बावजूद गतिशीलता थी और आर्थिक स्तर पर राज्य का हस्तक्षेप यह सुनिश्चित करता था कि संसाधन और उत्पादन साम्राज्य की मजबूती में योगदान दें। मौर्य प्रशासन और सम्राट अशोक से जुड़े महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अ. अशोक, B. बिंदुसार, C. चंद्रगुप्त मौर्य, D. दशरथ। इसका सही उत्तर है C. चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। सम्राट अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने डेसिफर में किसे सफलता मिली? अ. जॉन मार्शल, B. जेम्स प्रिंसेप, C. विलियम जोन्स, D. अलेक्जेंडर कनिंघम। इसका सही उत्तर है B. जेम्स प्रिंसेप। 1837 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार अशोक के ब्राह्मी लिपि के अभिलेखों को पढ़ा था। कौटिल्य, चाणक्य द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या है? अ. धार्मिक कर्मकांड, B. आर्थिक सिद्धांत, C. राजनीति और शासन कला, D. मौर्य वंशावली। इसका सही उत्तर है C. राजनीति और शासन कला। अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान, कूटनीति और लोक प्रशासन पर लिखा गया एक प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता का क्या कार्य था? अ. सेना का नेतृत्व करना, B. राजस्व रेवेन्यू इकट्ठा करना, C. राजा की सुरक्षा करना, D. धार्मिक कार्यों की देखरेख करना। इसका सही उत्तर है B. राजस्व रेवेन्यू इकट्ठा करना। समाहर्ता मुख्य कर संग्रह अधिकारी होता था जो आय व्यय का ब्यौरा रखता था। संनिधाता कोषाध्यक्ष ट्रेजरर होता था। अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा था? अ. 261 ईसा पूर्व, B. 269 ईसा पूर्व, C. 273 ईसा पूर्व, D. 232 ईसा पूर्व। इसका सही उत्तर है अ. 261 ईसा पूर्व। अपने राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। इस युद्ध की भीषणता ने उसका हृदय परिवर्तन कर दिया। मौर्य काल में सीता शब्द का क्या अर्थ था? अ. एक देवी, B. बंजर भूमि, C. राजकीय भूमि से प्राप्त आय, D. धार्मिक कर। इसका सही उत्तर है C. राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य काल में सरकारी भूमि क्राउन लैंड को सीता कहा जाता था और इससे होने वाली आय सीता आय कहलाती थी। किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को देवानाम्प्यप्यत्सी देवताओं का प्रिय कहा है? अ. मास्की और गुर्जरा अभिलेख, B. जूनागढ़ अभिलेख, C. प्रयाग प्रशस्ति, D. हाथी गुम्फा अभिलेख। इसका सही उत्तर है अ. मास्की और गुर्जरा अभिलेख। अधिकांश अभिलेखों में उसे देवानाम्प्य कहा गया है, लेकिन मास्की, गुर्जरा, निट्टूर और उदयगोलम अभिलेखों में उसका वास्तविक नाम अशोक मिलता है। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था? अ. 4, B. 5, C. 6, D. 7। इसका सही उत्तर है D. 7। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 जातियों में बांटा: दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। मौर्य प्रशासन में गुप्तचरों स्पाइस को क्या कहा जाता था? अ. संस्था और संचार, B. रज्जुक, C. प्रादेशिक, D. अमात्य। इसका सही उत्तर है अ. संस्था और संचार। गुड़ पुरुष गुप्तचर 2 प्रकार के थे:
संस्था जो एक जगह रहकर काम करते थे, और संचार जो घूम घूम कर सूचना एकत्र करते थे। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? अ. बौद्ध धर्म का प्रचार। बी. राजा के प्रति वफादारी। सी. बड़ों का सम्मान और अहिंसा। डी. युद्ध विजय। इसका सही उत्तर है सी. बड़ों का सम्मान और अहिंसा। अशोक का धम्म कोई विशेष धर्म नहीं था, बल्कि यह नैतिक नियमों की एक संहिता, कोड ऑफ कॉन्डक्ट थी, जिसमें माता पिता की सेवा, अहिंसा और सभी धर्मों का सम्मान शामिल था। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? अ. नालंदा। बी. तक्षशिला। सी. वल्लभी। डी. उज्जैन। इसका सही उत्तर है बी. तक्षशिला। तक्षशिला मौर्य काल में उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य भी वहीं आचार्य थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? अ. कुणाल। बी. संप्रति। सी. बृहद्रथ। डी. शालिशुक। इसका सही उत्तर है सी. बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईपू में कर दी थी। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहां भेजा था? अ. चीन। बी. श्रीलंका, सीलोन। सी. तिब्बत। डी. बर्मा। इसका सही उत्तर है बी. श्रीलंका, सीलोन। अशोक ने धम्म प्रचार के लिए दूतों को विदेशों में भेजा। श्रीलंका में उसने अपने पुत्र और पुत्री को बोधि वृक्ष की शाखा के साथ भेजा था। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अ. चंद्रगुप्त मौर्य। बी. बिंदुसार। सी. अशोक। डी. कनिष्क। इसका सही उत्तर है सी. अशोक। मध्य प्रदेश स्थित सांची का महान स्तूप मूल रूप से सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। मौर्य प्रशासन में नगर का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? अ. नागरक। बी. ग्रामीण। सी. गोप। डी. स्थानिक। इसका सही उत्तर है अ. नागरक। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार नगर प्रशासन का प्रमुख अधिकारी नागरक, सिटी सुपरिंटेंडेंट, कहलाता था। समरी अप्रिशिएशन पहली 10 सेकंड। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने मौर्य प्रशासन की बारीकियों को समझा, सम्राट अशोक के धम्म को जाना और साथ ही CTET और JTET के लेवल के 15 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल किया। मुझे पूरा भरोसा है कि अब इस टॉपिक से परीक्षा में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर आज की यह क्लास आपको सच में मददगार लगी हो और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हों, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए जो शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपकी एक भी क्लास मिस न हो। धन्यवाद।